सुबह उठकर विजय और अजय जब तक नाश्ते आदि से निर्वित हुए तब तक सुनीता ने मेले में जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। उसने दोपहर का भोजन बनवाकर टोकरी में बंधवा लिया था, क्योंकि उसके पिता ने मेले में मिलने वाली खाद्य सामग्री खाने से सख्त मना किया था। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया सुनीता, इन मेलों के भोजन का कोई भरोसा नहीं होता। भोजन की टोकरी व उसके समीप अपने चाचा को खड़े देखकर अजय उनके शब्दों को दोहराता हुआ चहका। हम लोग मेला देखने ट्रैक्टर से चलें या घोड़ा गाड़ी से जाना ठीक रहेगा? सुनीता ने पूछा। मेरे ख्याल से तो घोड़ा गाड़ी से चलने में आनंद रहेगा, विजय बोला। पर उसमें तो देर लगेगी, अजय ने प्रतिवाद किया। भाई गांव को ढंग से देखना है तो घोड़ा गाड़ी उचित रहेगी, सुनीता बोली। ठीक है, जैसा तुम लोगों की इच्छा, अजय ने हथियार डालते हुए कहा। उन लोगों का घोड़ा गाड़ी से जाना तय पाकर अजय के चाचा जी ने खेती बाड़ी व अन्य कामों में अपने सहायक जगजीत को आवाज देकर बुलाया और कुछ निर्देश दिए। थोड़ी ही देर में जगजीत अपने घोड़ा गाड़ी के साथ तैयार था। अपने बच्चों को अपना परिचय देकर उनका परिचय प्राप्त किया। जगजीत औसत पढ़ा लिखा 27-28 वर्ष स्वस्थ ग्रामीण युवक था। घोड़ा गाड़ी चलाने के अतिरिक्त वो छोटे मोटे कामों में अजय के चाचा जी व अन्य गांव वालों का हाथ बटाता था। इसी से मुख्यतः उसकी जीविका चलती थी। बच्चों के घोड़ा गाड़ी में बैठ जाने के बाद जगजीत ने घोड़े की रास संभाली। उसे हाँकता हुआ मेला स्थल की ओर चल पड़ा। गांव की कच्ची सड़क पर घोड़ा गाड़ी मंथर गति से चलने लगी। विजय और अजय गांव के नज़ारे देखकर मंत्र मुग्ध हुए जा रहे थे। हरे भरे खेत, उनमें काम करते हुए किसान, खेतों के किनारे पक्तबंद वृक्ष, उनके साथ बहती छोटी नहरें, इधर उधर घूमते पशुओं के झुंड, सफेद काले बादलों से भरा आसमान, उसमें चहचहा कर उड़ते पक्षियों के झुंड, सभी कुछ मनमोहक थे। थोड़ी देर के सफर के पश्चात रास्ते में एक नदी दिखाई पड़ी। उस पर लकड़ियों का एक पुल बना था। जगजीत ने घोड़ा गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। उन्होंने सावधानी से उस कच्चे पुल को पार किया। सामने खुला मैदान था। जगजीत का इशारा पाते ही घोड़ा गाड़ी सर पर दौड़ने लगी। पीछे बैठे बच्चों को तेज हिचकौले लग रहे थे। वे गाड़ी के किनारों पर लगे फट्टों को कसकर पकड़े स्वयं को लुढ़काने से बचाए हुए थे। पर उन्होंने जगजीत को रफ्तार कम करने को नहीं कहा। उन्हें तो उससे मजा आ रहा था। अजय की नजर खाने की टोकरी पर थी। उसे उसके लुढ़कने का डर था, पर जगजीत ने उसे इस ढंग से बांध रखा था कि वो बस हिल भर पा रही थी। आसमान में बादल छाने की वजह से धूप भी नहीं थी और मौसम खुशनुमा था। रास्ते में अनेक स्त्री पुरुष, बच्चे, टांगे तथा बैलगाड़ी आदि में मेला स्थल की ओर जाते दिखाई दे रहे थे। यदा कदा ट्रैक्टर व जीप के भी दर्शन हो जाते थे। घंटे भर के सफर के बाद वे मेला स्थल के नजदीक पहुंच गए। जगजीत ने घोड़ा गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी कर घोड़े को पेड़ से बांध दिया। बच्चों ने देखा सामने मैदान पर लोगों की अपार भीड़ थी। लोगों के बोलने चालने, बच्चों के खुशी भरे स्वर का कोलाहल चारों ओर व्याप्त था। स्थान स्थान पर चादरों के तंबुओं से बनी छोटी छोटी दुकानें दिखाई पड़ रही थी। इन सब के बीचों बीच जो चीज सबसे स्पष्ट और साफ दिखाई दे रही थी वो थी हवा में घूमते दो बड़े हवाई झूले। हवाई झूले, सबसे पहले मैं इनमें बैठूंगी। सुनीता झूले देखते हुए खुशी से उछली। जगजीत को भोजन के समय वही मिलने का वादा करके तीनों बच्चे मेले की भीड़ में खो गए। झूले के करीब पहुंचकर विजय ने देखा झूला किसी शहर के झूले की ही तरह विशाल था, जो एक ट्रैक्टर के इंजन की मदद से घूम रहा था। विजय ने 3 टिकट लिए। अजय और सुनीता से उसमें बैठने का इशारा किया। नहीं, मैं इसमें नहीं बैठूंगा, मुझे चक्कर आता है, अजय पीछे हटता हुआ बोला। अजय, तुमसे छोटी सुनीता इसमें बैठ रही है और तुम डर रहे हो, विजय ने उसे जोश दिलाते हुए बोला। सुनकर अजय झूले में बैठ गया। झूला बड़ी तेजी से घूमने लगा।
झूला जब ऊपर से नीचे की तरफ आता तो बच्चों के पेट में गुदगुदी सी होती और वे खुशी से चीख उठते। विजय ने देखा अजय की आंखें बंद थी और उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। झूले के 10 चक्कर पूरे होते ही जब वो रुका तो अजय तेजी से नीचे उतरा। कुछ दूर जाकर वो ज़मीन पर लेट गया और गहरी गहरी सांसें भरने लगा। मुझे कसम है जो मैं फिर कभी हवाई झूले पर चढ़ा, वो हाँफते हुए बड़बड़ाया। हाय कितना मज़ा आया। अजय तुम यहाँ लेटे क्या कर रहे हो? सुनीता ने पास आकर उससे पूछा। किसी की जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वो मरी सी आवाज़ में बोला। अजय उठो, इस प्रकार मत लेटो, देखो लोग तुम्हें कैसे घूर रहे हैं। विजय के ये कहते ही अजय उठ बैठा। फिर तीनों मेले में घूमने लगे। वहाँ पर तरह तरह के खाने पीने, खिलौने, श्रृंगार, घर गृहस्थी के सामान व खेल तमाशे सभी तरह की दुकानें थीं। एक जगह पर बंदूक से निशाना साधने की दुकान थी। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। दुकानदार जोर जोर से अपना प्रचार कर रहा था। आओ आओ जल्दी से ये मोमबत्ती बुझाओ और यह कलाई घड़ी इनाम में ले जाओ। आओ आओ। सुनकर तीनों रुक गए। वहाँ पर कई लोग अपना निशाना आजमा रहे थे, किंतु कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। विजय और अजय को भी निशानेबाजी का अच्छा अभ्यास था। अजय ने रुपए देकर बंदूक में छर्रे भरवाए। सामने दीवार पर लगी चादर पर गुब्बारे लगे थे। बीचों बीच एक तार पर जलती मोमबत्ती टंगी थी। अजय ने निशाना साधा और बंदूक का घोड़ा दबाया, किंतु निशाना मोमबत्ती पर ना लगा और वो झुंझला उठा। उसने 3-4 फायर और किए, किंतु निशाना ना लगा। उसने कुछ रुपए और देकर छर्रे खरीदे और फिर भी वो निशाना लगाने में कामयाब ना हो सका। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है कहते हुए अजय ने बंदूक रख दी। विजय तुम कोशिश करो। सुनीता के कहने पर विजय ने बंदूक उठा लिया। उसने निशाना साधा और फायर किया। गोली मोमबत्ती पर ना लगकर दीवार पर लगे गुब्बारे पर लगी। फटाक की ध्वनि के साथ गुब्बारा फूट गया। अपना निशाना बेकार जाते देखकर विजय को आश्चर्य हुआ। विजय गुब्बारे नहीं फोड़ने हैं, निशाना जलती हुई मोमबत्ती पर लगाना है, अजय ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। विजय ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर निशाना लगाकर फायर किया, किंतु निशाना इस बार फिर चूक गया। उसे अजय के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। विजय ने एक बार बंदूक को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने एक बार फिर से निशाना साधा, सांस रोकी और ध्यान एकाग्र कर फिर फायर किया। इस बार निशाना सटीक बैठा और जलती मोमबत्ती खुप से बुझ गई। ये देखकर सुनीता ने जोरों से ताली बजाई। भीड़ भी विजय को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। दुकानदार ने आश्चर्य से विजय की ओर देखा और फिर चुपचाप घड़ी उसे थमा दी। ऐसा लग रहा था कि घड़ी देते हुए उसे काफ़ी कष्ट हो रहा था। घड़ी लेकर बच्चे आगे चल पड़े। आह कितनी सुंदर घड़ी है, सुनीता घड़ी को देखते हुए बोली। तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा और घड़ी उसे दे दी। घड़ी पाकर सुनीता प्रसन्न हो उठी। विजय मेरा निशाना तुमसे 19 नहीं है, पर फिर भी मुझसे वो मोमबत्ती क्यों नहीं बुझी? अजय ने व्याग्रता से पूछा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, दरअसल दुकानदार मक्कार था। उसने बंदूक के ऊपर लगी निशाना लगाने वाली मक्खी टेढ़ी कर रखी थी। निशाना साधने पर उसका वार बाईं तरफ चला जाता था। आखिरी बार मैंने निशाना मोमबत्ती से थोड़ी दाईं तरफ लगाया तो निशाना सही जगह लगा और मोमबत्ती की लौ बुझ गई। विजय ने रहस्य उद्घाटन किया। ओह, तो वो दुकानदार मक्कार था। अच्छा हुआ जो तुमने उससे घड़ी जीत ली, ये उसके लिए अच्छा सबक रहेगा, अजय पुलकित स्वर में बोला। बच्चे काफ़ी देर तक मेले में घूमते रहे। सुनीता विजय और अजय को पहाड़ी पर स्थित मंदिर में ले गई। मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ थी। मंदिर में दर्शनों के बाद बच्चों ने मेले में छोटी मोटी खरीदारी भी की। मेले में खाने पीने की चीज़ों को देखकर अजय के मुंह में पानी आ रहा था, किंतु मेले में बिकने वाली प्रदूषित चीज़ों को खाने पर उसके चाचा की सख्त मनाही के कारण वो विवश था। दोपहर को जब उन्हें तेज भूख लगी तो वे घोड़ा गाड़ी की तरफ जा पहुंचे। जगजीत वहां नहीं था। अलबत्ता भोजन की टोकरी
गाड़ी पर सुरक्षित बंधी थी। कुछ देर जगजीत की प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने जमीन पर चादर बिछाई और भोजन करने में जुट गए। थोड़ी देर में उन्हें जगजीत आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर एक बोरी लदी दिखाई दे रही थी। ओह, तो आप लोग आ गए। मैं अभी आप लोगों को ही देखने गया था। ये कुछ सामान है जो ठाकुर साहब ने मंगवाया था। वो कंधे पर लदी बोरी की तरफ इशारा करता हुआ बोला। सुनीता ने उसे बैठने का इशारा करते हुए उसके लिए भी भोजन लगा दिया। फिर सभी ने भोजन किया। जगजीत उन्हें मेले के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के विषय में बताने लगे। भोजन के पश्चात उन्होंने कुछ देर आराम किया। अब हमें घर लौटने की तैयारी करनी चाहिए, वरना देर हो जाएगी। मुझे अभी ठाकुर साहब के लिए बीज तथा खाद वगैरह भी लेने हैं। जगजीत बोला। बस थोड़ी देर और, मुझे अभी मेले से चूड़ियाँ भी खरीदनी है। तब तक आप बीज और खाद खरीदो। कहते हुए सुनीता उठ खड़ी हुई। तीनों बच्चे पुनः मेले की दुकानों की ओर बढ़े। सुनीता एक चूड़ियों की दुकान के समक्ष खड़ी होकर चूड़ियाँ पसंद करने लगी। चूड़ियाँ पसंद करके जैसे ही उसने दाम चुकाने के लिए अपना पर्स निकाला, उसके पर्स को नोटों से भरा देख उसके समीप खड़े व्यक्ति ने उस पर झपट्टा मारा और पर्स को लेकर तेजी से भाग निकला। मेरा पर्स, मेरा पर्स! सुनीता चिल्लाई। विजय और अजय ने देखा एक व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ तेजी से भागा जा रहा था। कुछ व्यक्ति भी चोर चोर का शोर करते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे। विजय भी उनके पीछे भागा। चोर चोर का शोर सुनकर सामने से आ रहे कुछ लोगों ने उस बदमाश को पकड़ना चाहा तो उसने अपना खंजर निकाल लिया और उसे लहराता हुआ भागने लगा। खंजर देखकर उसे पकड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, किंतु विजय उसके पीछे लगा रहा। बदमाश अब मेला क्षेत्र छोड़कर समीप के जंगल की तरफ भागने लगा था। विजय भी उस ऊपर खाबड़ पहाड़ी पर तेजी से उसके पीछे भागा। बदमाश और विजय के बीच में फासला थोड़ा कम रह गया था, तो विजय ने अपनी परवाह न करते हुए हवा में छलांग लगा दी और बदमाश की टांगों से लिपट गया। बदमाश लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से आह निकल पड़ी, पर उसने फुर्ती से पलटकर खंजर का वार विजय पर किया। विजय ने एक और लुढ़क कर वार बचाया। क्षण भर में दोनों खड़े हो गए। बदमाश ने खंजर वाला हाथ उठाकर विजय पर पुनः वार किया। विजय ने लपक कर अपने बाएं हाथों से उसकी कलाई थाम ली और दाएं हाथ से कराटे का एक भरपूर वार उसकी पसलियों पर कर दिया। बदमाश लड़खड़ा कर गिर पड़ा। खंजर और पर्स उसके हाथ से छूट गया और वह दोनों हाथों से अपनी छाती को सहलाने लगा। विजय ने खंजर और पर्स उठा लिया। तब तक अजय, सुनीता और मेले वाले कई दर्शक भी वहां पहुंच चुके थे। आनन फानन में बदमाश को रस्सियों से बांधकर पटवारी के हवाले कर दिया गया। सभी विजय की साहस की प्रशंसा कर रहे थे। लोगों की भीड़ से छुटकारा पाकर तीनों जगजीत के साथ गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचकर उन्होंने पाया कि इस घटना की खबर लोगों को पहले ही लग चुकी थी। इस घटना के कारण विजय का प्रभाव चाचा चाची व गांव वालों पर अच्छा पड़ा था। रात के भोजन के समय बातचीत केवल विजय पर ही केंद्रित रही। ऐसे में विजय को बहुत असहज लग रहा था। भोजन के बाद विजय जब आराम करने अपने कमरे में पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। तुम तो विक्रमगढ़ पर छा गए हो, अजय उसकी तारीफ करता हुआ बोला। सुबह बात करेंगे, अभी तो मुझ पर नींद छा रही है, कहकर विजय ने चादर मुंह पर ओढ़ ली।